हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। शिवलाल दिग्दर्शिका का संपूर्ण हल करेंगे। ठीक है भाई साहब, शिवलाल दिग्दर्शिका के क्वेश्चंस जो हैं उसको हम हल करेंगे। तो आते ही आपने आज हमसे ये सवाल पूछा, बहुत अच्छा गैल्वेनोमीटर बनाए हो भाई, दिखाओ ज़रा, जनता देखना चाहती है, इतना सुंदर गैल्वेनोमीटर है भाई साहब। तो ये देखिए, गैल्वेनोमीटर के इस चित्र के प्रस्तुत करता है हमारे परम प्रिय पंडित जी। ये देखिए भाई, आपका ये डायग्राम अब अमर हो गया, जब तक सूरज चांद रहेगा। पंडित जी आपका नाम रहेगा प्रियांशु मिश्रा, ठीक ना। ये इनका बहुत अच्छा डायग्राम है। आप सभी से निवेदन है, इस तरीके का गैल्वेनोमीटर अपनी कॉपी में, एग्ज़ाम कॉपी में ज़रूर बनाइए, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत सुंदर मार्क्स मिलेंगे। चलिए प्रमोशन ख़त्म हुआ, अब बात पे आते हैं अपन। ठीक है, हाँ, तो आपने पूछा हमसे आते ही कि सर टोरॉइड क्या होती है। यार, टोरॉइड एक विशेष प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करने के लिए बनाई गई व्यवस्था है। जिस तरीके से हमने परिनालिका बनाई थी, परिनालिका के अंदर आपने चुंबकीय क्षेत्र देखा था, अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र होता है, बाहर नहीं होता है। ऐसे ही टोरॉइड जो होती है एक वृत्ताकार कुंडली के समान होती है, जिसके भी अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ना अंदर होता है और ना बाहर होता है। देखो इस तरीके से बेटा, यदि मैंने यहां से एक धागा लपेटना शुरू किया, यहां से मैंने एक धागा लपेटना शुरू किया और धागे को लपेट करके फिर फाइनली मैंने धागे का लास्ट पॉइंट ये ले लिया, और यहां से धारा आई दी, और यहां भी लौट करके क्या आएगी, धारा आई आएगी, नहीं आएगी बताओ। तो धारा आई एक तरफ से जाएगी और धारा आई एक तरफ से वापस आएगी। बेटा मेरे, ये जो व्यवस्था आपके सामने दिखाई दे रही है, इस व्यवस्था को बोलते हैं बेटा टोरॉइड। क्या बोलते हैं? टोरॉइड। समझ में आया? अब कहोगे सर इसकी विशेष बात क्या है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा बेटा। टोरॉइड के अंदर बिना अक्ष वाले बिंदुओं पर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? जीरो। बाहर भी कितना होता है? जीरो। अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है और बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है। कैसे निकल करके आता है? एम्पियर के सर्कुटल के नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम जो होता है, ठीक ना, उससे निकल करके आता है। एंड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। कैसे? अगर अंदर कोई बिंदु ले लो आप, तो इस बिंदु से अंदर जाने वाली कोई धारा नहीं है, तो जहां पे ये फलाना ढिमाका बराबर म्यू नॉट आई करते, तो आई की जगह क्या आ जाएगा? जीरो। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अगर बाहर कोई बिंदु ले लोगे तो इसके अंदर भी कोई धारा नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि जितनी धारा गई उतनी धारा क्या हो गई? लौट आई। तो मतलब ऊपर जाने वाली प्लस आई, नीचे आने वाली माइनस आई, तो टोटल बोलो कितनी हो गई? जीरो। मतलब बाहर भी वही म्यू नॉट आई बराबर जीरो हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। केवल अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। केवल क्या होता है? अक्ष पर। अब आप बोलोगे सर वो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? आंसर वही होता है जो परिनालिका बराबर बी बराबर म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? धार। एन क्या है? फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की। तो अगर कुल फेरे एन है और टोटल लंबाई क्या होगी? 2 पाई आर। क्योंकि परिनालिका की त्रिज्या आर है, तो कुल लंबाई वृत्ताकार कुंडली की क्या बन जाएगी भाई साहब? 2 पाई आर। बोलो समझ में आया? आ गया समझ में? चलो छाप लो फिर जल्दी से फटाफट। बेटा अंदर से जाने वाली कुल करंट कितनी है? नहीं है, मतलब जीरो है। हाँ या ना? तुम ही नहीं बोला ना नहीं है, नहीं है मतलब जीरो है। तो फार्मूला बनता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई की जगह में क्या प्लेस करोगे? जीरो। बोलो हाँ। दूसरा, बाहर आ जाओ। अगर इसको आप एम्पीरियन लूप मान रहे हो, एम्पीरियन सर्कल, एम्पीरियन छल्ला मान रहे हो, लूप मान रहे हो, तो इसके अंदर जो धारा है, कुल अमाउंट प्रेजेंट है, वो कितनी है? इसके अंदर जैसे चालक जाता था, ये लूप हुआ करता था, इसके अंदर धारा आई मानते थे, तो क्या लिखते थे? बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू कितना? आई। अब ये बताओ इस लूप के अंदर कुल धारा कितनी उपलब्ध है? हाँ हाँ, कितनी हो गई? जीरो। तो यहां पे फिर से आई की जगह क्या पुट करोगे? तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? बस नोट कर लो।
ठीक है, देख लो, तुम्हें यदि सॉल्व भी करना है तो देख लो, मैं दिखा देता हूं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बोलो हाँ। बी चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट होता है, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, आई की जगह कितना बोलो 0, तो b मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, बाहर तक की त्रिज्या, देखो इधर तक को कैपिटल आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो मैंने थोड़ा सा गलती लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल आर होगा, बाहर तक की त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर, क्योंकि आपका लूप यहाँ तक है ना बेटा, तो आपने यहाँ तक की त्रिज्या मान ली लूप की स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, स्वाहा, खेल खत्म, क्या हो गया 0, सो b इक्वल टू कितना आ गया 0 अपॉन, कोई फर्क पड़ता ही नहीं यार, जब i 0 हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत, लिख लो, नोट कर लो। हाँ, अब देखो ध्यान से, अब यदि इसका अंदर किसी पॉइंट पर आपको निकालना है, यहां पर अंदर की त्रिज्या पर, जिसका नाम है कैपिटल आर, क्या नाम है कैपिटल आर, तो केंद्र पर अगर आप इसके मटेरियल के अंदर निकालना चाहते हो, फिर देखो, फिर लॉ लगाओ, क्या होगा बेटा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कुल धारा, बोलो हाँ, कितना कुल धारा। सबसे पहले देखो कुल फेरे कितने हैं, प्रति एकांक लंबाई पर कितने फेरे हैं n, मतलब एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या है स्मॉल n, तो 2 पाई r लंबाई पर फेरों की संख्या क्या होगी 2 पाई r इंटू n, बोलो हाँ या ना। अरे बच्चे, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या है, तो 2 पाई r लंबाई पर फेरों की संख्या क्या होगी इंटू n, 2 पाई r इंटू, एक फेरे से जाने वाली धारा I होती है, तो यहां पर हर फेरे से धारा जाएगी कि नहीं जाएगी बोलो, तो हर फेरे से जाने वाली धारा I मल्टीप्लाई बाई टोटल फेरे 2 पाई R इंटू कितना, आई बात समझ में, तो भैया म्यू नॉट इंटू आई टोटल, बोलो लॉ तो यही था ना, आई टोटल। अब टोटल को दिखाने की जरूरत लग गई है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे धारा कुल कितनी है। चलो बेटा, बी डॉट डी एल, बी कहाँ आ गया, बाहर आ गया, बी कहाँ आ गया, डी एल का इंटीग्रेशन बोलो कितना होगा 2 पाई आर, बड़ा वाला आर, कौन सा आर, क्योंकि अपन लूप के अंदर है तो रेडियस भी लूप के अंदर वाली होगी, 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई की वैल्यू बोलो कितनी निकली है टोटल, आई इंटू 2 पाई आर इंटू कितना, 2 पाई आर से 2 पाई आर, देखो मैंने यही फॉर्मूला बताया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन, मतलब जो परिनालिका के अंदर का विद्युत क्षेत्र था, ओ चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, वही इसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा टोराइड के अंदर का, हाँ या ना। तो लो भाई साहब, तीनों डेरिवेशन करा दिए परिनालिका, मगर सिलेबस से हट चुका है, नहीं पूछा जाएगा इस वर्ष 2022-23 में, समझ गए, हाँ चलो ठीक है, पर हुआ जी, क्लियर है, क्लियर है, चलो इसको छापो बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, एनी प्रॉब्लम, रफ कर दें, चलो आ जाओ भाई साहब बुक में, सब लोग बुक में आ जाओ, शिवलाल दिग्दर्शिका,
मोबाइल में पीडीएफ ओपन कर ले, बाकी बच्चे जिनके पास शिवलाल दिग्दर्शिका नहीं है, जिनके पास किताब है, वो किताब सामने रख के बैठ जाएं। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व शिवलाल दिग्दर्शिका, पहला वेरी शॉर्ट आंसर VSA 1 मार्क्स वाले, दूसरा शॉर्ट आंसर, तीसरा लॉन्ग आंसर, चौथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लास्ट में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वैकल्पिक प्रश्न। ये 5 की सीरीज़ बना लें आप लोग, कॉपी में बन गई है जिनकी तो बहुत अच्छी बात है, बना के आए हैं। चलिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहले उठाएं पहले क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने टोटल प्रश्न हैं भैया वेरी शॉर्ट में? 10। फटाफट देखें क्या दिक्कत है, किस क्वेश्चन में दिक्कत है। हाँ, टोराइड में चौथा क्वेश्चन देखो भाई क्या गया। क्या टोराइड में चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण रेखाएं अंदर सीमित रहती हैं? अरे हाँ यार, अभी तो बताया सीमित रहती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तुमको पता ही नहीं रहता है कि शुरुआत कहाँ से है और ख़त्म कहाँ से है। यहाँ से धारा बहाओगे, बोलो हाँ, किसी भी पॉइंट से जहाँ से धारा बहेगी एक तरफ से जाएगी और दूसरी तरफ से लौट करके आएगी। अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र चलना शुरू होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आएगा। अब इसमें पता ही नहीं चलेगा शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ से हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? परिनालिका में क्या होता था बेटा? अरे बच्चे, परिनालिका में क्या होता था? घूमता था, बोलो हाँ। तो ये दिख रहा था घूम रहा है। अब इसको तुम पकड़ करके मोड़ करके इसमें ये ले जाओ, बोलो। परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता था, हाँ या ना? अब इसको यदि आप जो है घुमा करके इसका पहला सिरा और अंतिम सिरा जोड़ दो तो पता चलेगा कि कहाँ से शुरू हो रहा कहाँ से ख़त्म हो रहा। बोलो, एक नली में आप पानी बहा रहे हो, इधर से फेंक रहे हो उधर से फेंक रहे हो, उसको गोल मोड़ करके जोड़ दो, पता चलेगा पानी कहाँ से किधर की ओर जा रहा है? नहीं समझ में आएगा। समझ में आया ना? तो यही लिखा हुआ है कि क्योंकि ये एक प्रकार की ये बंद परिनालिका होती है। क्या बोलते हैं? बंद परिनालिका। तो क्या सवाल कह रहा है देख लें एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 4, टोराइड के चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं पूर्णतः टोराइड के कोर के अंदर सीमित रहती हैं। सीमित, हाँ, सीमित मतलब बद्ध, अंदर रहती हैं, बाहर निकलने की कोई चांस नहीं है। और बाहर क्यों निकले यार? बाहर चुंबकीय क्षेत्र मैंने कितना बताया? 0। अंदर भी कितना बताया? बस हो गया। इसलिए अंदर इधर नहीं इधर नहीं, केवल इसके द्रव्यमान में मतलब इसके मटेरियल में रहती चुंबकीय रेखाएं। समझ गए ना? परिधि पे, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 6वां, चल चुंबक धारावाही में चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या बताई थी भाई साहब? त्रिज्यीय। क्या बताया था? त्रिज्यीय। यही सवाल तो तुम लेकर के आए थे, वही डायग्राम वाला। सर ऐसे ऐसा था, बोलो हाँ था कि नहीं था? हाँ, अगर इसको जोड़ दो यहाँ से तो ये क्या, इसकी त्रिज्या दिख रही कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं? त्रिज्यीय। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं? रेडियल। और देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। चलो मारो फिर बाहुबली की तलवार। 1 2 से लेके 10 तक सट्टाक सट्टाक चला दो बाहुबली की तलवार। चल गई यार। वो भल्लाल देव वाला चक्रा चाहिए मेरे को यार, वो जो रथ में बैठ के आया था और ग्राइंडर था, वो चलाना है मेरे को एक जगह यार। अपने गांव में मेरे को एक जगह चलवाना है वो रथ, वही वाला। अमेजोन पे मिले तो बताना वो भल्लाल। हम मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ चलाना है। चक्के से कनेक्शन रहता उसका, चक्के से निकाल करके एक शाफ्ट को लगा करके एक क्रैंक व्हील फंसा देंगे और वो चलने लगेगा। अब वो जो भी है वो चलवाना एक जगह। वो भल्लाल देव वाला चक्रा जो है, ग्राइंडर था वो, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर। याद आ गया मेरे को इससे। चलो बहुत बढ़िया। लघु 3 प्रश्न पे आ जाओ भाई। हो गया ना, चल गया बाहुबली का तलवार। बिल्कुल भाई साहब। m बराबर आई ए आता कैसे नहीं है भैया? परिभाषा है ये। क्या है ये? परिभाषा, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा। m बराबर आई ए, ठीक है ना? अच्छा सुनो, एक चीज और बताऊंगा अभी। ये किसका है? वृत्ताकार लूप का चुंबकीय आघूर्ण। किसका है ये? वृत्ताकार नहीं, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। क्योंकि उसमें वृत्ताकार भी हो सकता है, क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है। वृत्त हुआ तो वृत्त का क्षेत्रफल रख दो, आयत हुआ तो आयत का रख दो, वर्ग हुआ तो वर्ग का रख दो।
तो ये क्या बता दिया मैंने, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण M बराबर आई ए, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल की दिशा। अब देखो इसमें, हाँ ऐसी दिशा, बोलो कहाँ गया, अंदर, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर। कहाँ दिशा होगी, वही कोई दिक्कत बन जाएगा, हाँ तो इसकी दिशा अंदर की होगी, M बराबर आई ए। अब अगले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण। क्या पढ़ाऊंगा, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण तब पढ़ाऊंगा। M बराबर, वहां पर क्या रहेंगे, दो द्विध्रुव रहेंगे, जैसे वहां पे प्लस क्यू और माइनस क्यू रहते थे, या माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, उसको उल्टा कर दो, प्लस क्यू और माइनस क्यू कर दो। तो अब यहां पर दो ध्रुव रहेंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। ये एम एन और एम एस क्या है, इनको बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य। क्या बोलते हैं, ध्रुव सामर्थ्य। तो क्या बनेगा वहां पे, ध्यान से देखो, वहां पे बनता था जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर Q मल्टीप्लाइड बाई 2L, याद आया, और यहां पे बनेगा M मल्टीप्लाई बाई 2L। अगले चैप्टर में आने वाला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, समझ में आया, बोलो ना। M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, यही वाला चुंबकीय ध्रुव, M ये वाला ध्रुव सामर्थ्य। क्या है, ध्रुव सामर्थ्य। जैसे वहां आवेश काम करता था, यहां पे कौन काम करेगा, ध्रुव, हाँ तो M है ध्रुव सामर्थ्य। चलो नोट कर लो इसको, बादलों के अंदर, हाँ वही बात ही की है, सामर्थ्य यानी शक्ति, ताकत किसी चीज की, नोट कर लो भाई। M बराबर आई, ये परिभाषा है, इसको याद करना पड़ेगा, क्यों होता है इसका जवाब नहीं है। ये M बराबर आई है, धारावाही इसका लूप का चुंबकीय आघूर्ण ही बनता है। किसकी, देखो धारावाही लिखो, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण समझ गए। तो क्या बताया था मैंने इसके बारे में, अगर आप भूल गए हो तो देखो बेटा, अगर किसी धारावाही लूप को आप चुंबकीय आघूर्ण, इसमें किसी लूप में अगर आप धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने के कारण ये देखो, ये बाहर का पोल क्या बनेगा, पक्का है ना, ये बनेगा अपना क्या, साउथ, क्योंकि धारा ऐसे जा रही है, यस और नो, धारा इस तरीके से जा रही है अपने पास में, तो ये वाला पोल बनेगा साउथ, क्योंकि हमारे सामने की तरफ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, मतलब क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल, और पीछे की तरफ कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। समझ में आया। तो ये साउथ पोल है, ये पीछे नॉर्थ पोल है, तो आपको ये किसका काम करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव का, चुंबकीय, और हर चुंबकीय द्विध्रुव का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है, चुंबकीय, और वो चुंबकीय आघूर्ण इसका होगा M बराबर आई ए, M बराबर आई मतलब इससे जाने वाली धारा, और A मतलब इसका क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली है, अगर त्रिज्या R है तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा M बराबर आई पाई आर स्क्वायर, और दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ। कहाँ होगी, अंदर की तरफ। समझ में आया, नोट कर लो। चलो ठीक है ना, आता कहाँ से है, एक नई बात आपने छेड़ दी है, इसको जरूर सर्च करके हम बताएंगे आपको, ढूंढेंगे कि आखिर ये कहाँ से बना है ये, ठीक है ना। बट जब तक की उपलब्ध जानकारी में यही पता है कि M बराबर आई ए होता है। हाँ चलो, याद आ गया कहाँ से होता है, याद आ गया। चलो, धारावाही का चुंबकीय आघूर्ण का लूप हमने पढ़ा, टॉर्क बराबर बीना साइन थीटा, बोलो हाँ। अगर धारा में n फेरे नहीं है, एक फेरे हैं, तो बी आई ए साइन थीटा, बोलो हाँ या ना, यस और नो। टॉर्क बराबर बीना साइन थीटा, n फेरे नहीं है, एक ही फेरा है, बोलो हाँ। अगर n फेरे लोगे तो यहाँ भी फिर n लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी धारा n बार हो जाएगी, बोलो हाँ।
तो अपन एक काम करते हैं, एक एक फेरे की कुंडली बनाते हैं। समझ में आया? तो टॉर्क बराबर बी आई ए साइन थीटा। एग्री की नॉट एग्री? ओके। मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव में लगने वाला आघूर्ण पढ़ाया था, बलयुग्म का आघूर्ण। टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। बोलो हाँ। यहाँ पे पी क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही मैंने चुंबकीय क्षेत्र में आपको थोड़ा सा हिंट दी। प्रूफ करेंगे अपने अगले चैप्टर में। टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। यस और नो? तो ये टॉर्क, यही वाला टॉर्क एम बी साइन थीटा है कि नहीं है? क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव पे लग रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव पे लग रहा है। और ये कॉइल क्या है? चुंबकीय द्विध्रुवी तो होती है कि नहीं होती है? तो चलो कंपेयर कर दें। मतलब इस टॉर्क की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? हाँ भाई शुक्ला जी, क्या हो गया? क्या फिसल गए? टॉर्क बराबर पी साइन थीटा पढ़े कि नहीं पढ़े? विद्युत क्षेत्र में पी साइन थीटा, ठीक है। हाँ, विद्युत क्षेत्र के आघूर्ण की जगह क्या आएगा यहाँ पे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम। विद्युत क्षेत्र की जगह साइन थीटा की जगह साइन थीटा। और ये लूप की भाषा में इसके इक्वल है, चुंबक की भाषा में एम बी साइन थीटा के इक्वल है। हाँ या ना? और लूप ही चुंबकीय द्विध्रुव है, क्योंकि जब वो धारा बहती है तो एक तरफ नॉर्थ बन जाता है और पीछे की तरफ साउथ बन जाता है। तो मतलब लूप ही एक प्रकार का चुंबकीय द्विध्रुव ही है, मैंने बताया था। तो मतलब जो एम बी साइन थीटा है वो एक्चुअली क्या बन गया है? बी आई ए साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा बी से बी, बोलो दिख गया भैया। एम बराबर कितना? आइए नोट कर लो भाई, याद आ गया? ये इधर से आया है, एम बराबर आइए। तो इस तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसके बराबर होता है। अब ये इससे एक और मजे की बात तुमने बता दी यहाँ पे कि सर यदि इसकी इकाई पूछ लें तो बेटा याद रखना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई आई को काय में नापते हैं, एरिया को काय में। तो लिख लो भैया, इसकी इकाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर बात करो विमी सूत्र की, मास है लापता, m की पावर 0। लेंथ के कितने टर्म हैं? 2, मतलब लेंथ कितना? 2। टाइम है लापता, मतलब t की पावर 0। और धारा कितने बार? 1 बार, मतलब एम्पियर की पावर 1। छाप लो। ठीक, लिख लिए? चले आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ तो वेरी शॉर्ट आंसर पूरे हो गए? चलो ये भी हो गया। शॉर्ट आंसर पे आ जाओ भाई, लघुत्तरी प्रश्नों पे। चलो करो अटैक, लघुत्तरी प्रश्नों पर अटैक किया जाए। वेरी शॉर्ट आंसर हो गए। लघुत्तरी पे आ जाइए, शॉर्ट आंसर पे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चों से पूरा बन गया। बच्चों ने छठवें का हमसे पूछा है। चलिए छठवां क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। चल कुंडली धारा मापी के कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड रखते हैं। कल किसी ने पूछा था, मैंने गाना भी सुनाया था। कौन सा गाना सुनाया था? हाँ, बहारो फूल बरसाओ, बोला था मैंने। रास्ता आसान रहेगा। रास्ता क्या रहेगा? नर्म लोहा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए बेहद सुग्राही होता है। क्या होता है? बेहद स्वागत बड़े अच्छे से करता है वो, समझ गए ना? बहुत सुग्राही हुआ करता है जो नर्म लोहा होता है। इस तरीके से अगर अपन वहाँ पे नर्म लोहा रखते हैं तो क्या हुआ करता है? हाँ, तो जो नर्म लोहा हुआ करता है वो चुंबकीय क्षेत्र को बहुत अच्छे से अपने अंदर बुलाता है।
बहुत आसानी से बुलाता है। इसके कारण जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा जो होती है नर्म लोहे के अंदर से बढ़ जाती है। नर्म लोहे की चुंबकशीलता बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती चुंबकशीलता? बहुत ज़्यादा। तो मैं उत्तर पढ़ देता हूँ, ये लिखो भैया पहली लाइन, नर्म लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है, इसलिए इससे हो करके अधिक से अधिक बल रेखाएं गुजरने का प्रयास करती हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा, क्षेत्र को त्रिज्यीय होने में सहायता मिलती है, जिससे कुंडली का तल सदैव बल रेखाओं के समांतर रहता है। क्षेत्र को, अब ये नर्म लोहा अंदर बैठा हुआ है, इसकी वजह से क्षेत्र को त्रिज्यीय होने में सहायता मिलती है। ऐसा कोई विशेष वाली बात नहीं है कि क्षेत्र को त्रिज्यीय होने में सहायता मिलती है। मेन कारण इसका यही है कि ये जो होता है चुंबकीय बल रेखाओं को बड़ी आसानी से अपने अंदर से गुजरने देता है। समझ गए ना? बस हो गया, है ना? तो क्षेत्र त्रिज्यीय रहेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली लाइंस ऑफ फोर्सेस 90 डिग्री पे जा करके अटैक करेंगी, तो आघूर्ण क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा, है ना बेटा? चलो नोट कर लो, बस इतना ही है इसमें। चलो छठवां हो गया, क्वेश्चन नंबर 7वां। ये फिर से मेरे से पूछा तुम लोग उटपटांग सवाल। अरे यार क्या यार, कल पढ़ा चुका हूँ, ये क्यों जबरदस्ती पूछ रहे हो? अरे का समांतर, ये बताओ जब ध्रुवखंड अवतल काटोगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से निकलने वाली बल रेखाओं को ऐसे जाने का मौका नहीं मिलेगा क्या? बोलो हाँ भाई। देखो पहले क्या था? ऐसा था। बोलो हाँ। तो इस तरीके से थी तो रेखाएं कैसी निकलती थी? ऐसी निकलती थी। बोलो यस और नो। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो ये थोड़ा सा इनमें इनका जो उभार है वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए अब ये कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं कि अवतल ध्रुवखंड से जो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है वो त्रिज्यीय होता है। क्या होता है भाई? ये इसमें कोई अपना मैथमेटिकल पार्ट नहीं है, तो इसमें अपन ज़्यादा घुस नहीं सकते हैं। ये मेमोरेबल पार्ट है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, मतलब लर्न करना पड़ेगा कि इसका अवतल ध्रुवखंडों का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? त्रिज्यीय होता है। बोलो समझ में आया? बस कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर। हाँ सही बात है, कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर। कौन है समांतर? तल। कौन है समांतर? तो अभिलंब कैसा होगा? लंबवत। अरे ये क्षेत्र आ रहा है, ये तल है, तो तल समांतर है, तो ये कैसा हुआ? लंबवत। मतलब थीटा कितने डिग्री? तो बल क्या लगेगा? अधिकतम। इधर पे पीछे और इधर पे, बस वही कहानी यार घूमने वाली। समझ में आया? क्योंकि बल लंबवत लगेगा, आगे पीछे वही घूमने लगेगा। पूछो भाई कोई दिक्कत है ना? करा चुका हूँ। तो क्या लिखा है? धारामापी में चुंबक के तल अवतल क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि कुंडली का कार्य करने वाला चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो जाए तथा कुंडली का तल हमेशा समांतर रहे। समझ गए? तल समांतर होगा तो अभिलंब लंबवत होगा बच्चों। चलो और बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15वें का दूसरी वाली लाइन। भाई साहब ये मैंने अभी 15वें का सेकेंड पॉइंट अभी मैंने कराया, देखो जरा कॉपी में। 15वें का दीर्घ परास कहाँ मिल गया भाई तेरे को? यही ना आपका, ये क्या नाम है, टोरॉइड वाला? पेज नंबर 92 में 15वें का दूसरा क्वेश्चन। ओके 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 ओके, मैं टोरॉइड देख रहा। चलो चलो, अच्छा 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 अच्छा, क्वेश्चन ही नीचे बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो पहले भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बायोट सेवर्ट के नियम हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की वे कुछ समानताएं बताओ। भैया तो अपन लिख लेते हैं बायोट सेवर्ट लॉ का dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। एक तो ये है, और चुंबकीय क्षेत्र वाला कूलाम का नियम होता था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो नियम हुआ करते थे। बोलो हाँ। अब इसमें क्या बताना है? समानता की असमानता? समानता बताना है। चलो भैया, पहला, दोनों में R स्क्वायर नीचे बैठा है। बोलो हाँ है ना? मतलब दूरी के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। व्युत्क्रम
वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, और व्युत्क्रम मतलब अपॉन में है, मतलब व्युत्क्रम मतलब अपॉन में है, तो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। बिल्कुल सही है। दोनों नियम दिए जाने वाले क्षेत्र दीर्घ परास क्षेत्र हैं। दोनों नियम से दिए जाने वाले क्षेत्र दीर्घ परास क्षेत्र, मतलब ये जो नियम है ये ज़्यादातर लंबी दूरियों के लिए लगता है, आणविक दूरियों के लिए लगता नहीं है। उसमें फिर आपका एटॉमिक फोर्स काम करने लगता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है। समझ गए? मतलब इतना कम न्यूक्लियर दूरी, जिसको मैं बोलता था 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर से भी कम एक एटम के अंदर, उतनी साइज के लिए ये फोर्स दोनों नहीं है। ये दीर्घ परास के क्षेत्र हैं, मतलब बड़ी लंबी दूरी वाले फोर्स हैं। बोलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? दीर्घ परास वाले बल हैं, दोनों हैं लंबी दूरी में लगा करते हैं। चलो ये हो गया। अगला बोलो। दोनों नियम से दिए गए क्षेत्रों का अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। हाँ बेटा, पढ़ा रखा है पहले वाले में मैंने। अब इसमें मैंने बताया नहीं है चुंबकीय क्षेत्र जुड़ते कैसे हैं। बट कैसी राशि? सदिश की अदिश? चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो सदिश का तो एक ही फंडा है, बी वेक्टर बराबर b1 सदिश प्लस कौन सा? बोलो, सदिश योग होगा कि अदिश योग होगा? और चुंबकीय क्षेत्र के तो तुम लोग राजा हो, राजा। E1 प्लस E2। बोलो, खूब खेला ना चुंबकीय क्षेत्र अपन ने, जोड़ा कि नहीं जोड़ा? इधर का बल उधर का बल, समझ गए ना? चलो हो गया। अगला, दोनों ही क्षेत्र चालक के चारों ओर के माध्यम से प्रभावित हो रहे हैं। माध्यम जिंदाबाद। ये देखो माध्यम की पहचान यहाँ पे कौन? म्यू नॉट। यहाँ पे माध्यम की पहचान कौन? यस, बिल्कुल सही। अगर आप माध्यम यहाँ पे लगा दोगे तो माध्यम वाला आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर। म्यू नॉट म्यू सापेक्षिक चुंबकशीलता, क्या बोलेंगे? और यहाँ पे याद करो एप्सिलॉन नॉट आर आता था, एप्सिलॉन सापेक्षिक विद्युतशीलता। समझ में आया? जब विद्युत क्षेत्र था तो सापेक्षिक विद्युतशीलता, जब चुंबकीय क्षेत्र है तो सापेक्षिक चुंबकशीलता। बोलो समझ में आया? तो माध्यम से प्रभावित होते हैं। हाँ बोलो। कूलाम के नियम की शर्तों में अपन ने किया था कि इनके बीच की दूरी ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 10 की पावर -15 के आसपास, उससे कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें भी रूल है। हाँ, एक जरूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर ज़्यादातर कूलाम के नियम जो होते हैं दीर्घ परास मतलब ठीक ठाक दूरी में लगते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैठे हो और भोपाल में आप फोर्स निकालो, इतना दीर्घ में भी काम नहीं करेगा, ये कहने का मतलब है। समझ गए ना? समझने की बात है। दीर्घ परास मतलब कुछ मीटर कुछ सेंटीमीटर तक, इतना भी नहीं कि चांद पे अपन बल निकालें, है ना? वो तो फिर अनंत पे जो जीरो क्षेत्र चला जाएगा। सेम ये इसका लेवल है भाई। चुंबकीय क्षेत्र जाएगा एक थोड़ी दूर तक जाएगा, ये अनंत तक सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होने लगता है। चलो जी, ये हो गया। अगला देखो भाई, 16वां क्वेश्चन करा चुका हूँ, 17वां 18वां पूरा देखते जाओ, एक एक क्वेश्चन कुछ छूटा तो पूछो। कहाँ हो गए? अरे भागने की जुगाड़ में मत रहो। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन? नहीं, एक दो क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ाए, मैं इसीलिए रोक के बैठा हूँ। लघुत्तरीय पूरे कर लिए? अच्छा, अब मैं बताऊँ आपको, लघुत्तरीय में मैंने प्रश्न क्रमांक 28 नहीं कराया था, ध्यान से देख लो। अच्छा, पढ़ लिए, समझ में आ गया ना? तो ये बताओ, चंद्र कुंडली धारामापी की 4 विशेषताएं बताइए। वही जो अपन ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा, उसकी 4 विशेषताएं बताना है। तो चल कुंडली धारामापी को स्पर्शजा धारामापी से श्रेष्ठ मानते हैं। इसके निम्न कारण है, इसे किसी भी स्थिति में रखकर प्रयोग कर सकते हैं। इस पर बाह्य चुंबकीय प्रभाव का क्षेत्र कम पड़ता है, इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है। इसे एमीटर और वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। एक बार अगर इसका दोलन हो जाए तो आराम से समाप्त हो जाता है, घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। इसमें धारा विक्षेप के समानुक्रमानुपाती होती है, अतः संकेतक द्वारा धारा का मान सीधे ही पढ़ा जा
सकता है, क्योंकि समानुपाती है, मतलब थीटा उतना ही बढ़ेगा जितनी धारा बढ़ेगी। तो बस देख लो ये पॉइंट सारे क्लियर है ना? ठीक है भाई, ये भी हो गया। हाँ, अब शंट क्या है, इसमें एक लास्ट वाला पॉइंट मैंने नहीं कराया था आप लोग को, वो आप लोग को पूछना था, वो आपने बट पूछा नहीं है। अब मैं बता देता हूँ वो क्या है। चलो देखो बच्चों, सवाल लिखो, सवाल लिखो। यदि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा मुख्य धारा का nवां भाग है, तो शंट का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया पार्ट ए। दूसरा पार्ट लिखो, दिखाइए कि शंट और धारामापी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा शंट और धारामापी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ठीक है बेटा, चलो स्क्रीन पे आ जाओ, देखो सामने। दिखाइए कि शंट तथा धारामापी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अब फोकस करो इधर ऊपर। बच्चों, कुल धारा आई आ गई और कुल धारा का भंडारा दो पार्ट में हो गया, बोलो हाँ या ना? IG बराबर आई जी प्लस आई एस। बोर्ड की तरफ देखो, I बराबर आई जी प्लस आई एस। अब मैं बात करूं वोल्टेज, तो वोल्टेज दो टर्मिनल पे निकलेगा, पहला बराबर आई जी इंटू जी, बोलो हाँ। और यही वोल्टेज जो पैरेलल में निकलेगा दैट इज इक्वल टू आई एस इंटू कितना? एस, हाँ या ना? अरे धारा गुणे रेजिस्टेंस यार, शंट धारा गुणे एस, हाँ या ना? आई एस यानी शंट धारा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, आई एस इंटू एस, क्लियर हो गया ना? शंट की धारा। अब दोनों वोल्टेज बराबर है, दोनों वोल्टेज बराबर है, तो आई जी के नीचे किसको ले आए? आई एस को। बोलो इधर क्या बचा? एस अपॉन जी। देखो ये ऊपर है तो ये क्या है? नीचे। तो बताओ समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती? तो लिखेंगे अतः है आई जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना? जी। मतलब जी जितना ज़्यादा होगा गैल्वेनोमीटर की धारा उतनी कम होगी, है ना? और दूसरा आई एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? एस, क्योंकि ये नीचे है और ये क्या है? तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसको कहाँ आना पड़ेगा? आ गया समझ में? तो पहला सवाल क्लियर हो गया कि दोनों जो हैं ये बराबर इस तरीके से हो चुके हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए ये हो गया। तो आपने क्या निकाला? आपने निकाला आई जी अपॉन आई एस इक्वल टू, आपने निकाला आई जी अपॉन आई एस इक्वल टू एस अपॉन जी। क्या निकाला? पलट करके मैं लिख सकता हूँ आई एस आई अपॉन आई जी बराबर जी अपॉन कितना? दोनों को ऐड कर दो, एक एक दोनों तरफ। तो आई एस अपॉन आई जी प्लस 1 बराबर जी अपॉन एस प्लस कितना? 1। ये ऊपर चला जाएगा आई एस प्लस कितना बच्चे? आई जी अपॉन कितना? आई जी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन कितना? आई एस प्लस आई जी कुल धारा आई के बराबर है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो मैं यहाँ पे आई एस प्लस आई जी है, वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? कुल धारा आई बराबर जी प्लस एस, और नीचे आई जी है बेटा, बराबर कितना हो गया? जी प्लस एस अपॉन कितना? एस। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अब ये एक सवाल तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया जो आपसे पूछा गया था, हैंस प्रूव्ड। बोलो यस और नो?
अब देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शंट का मान ज्ञात करो अगर गैल्वेनोमीटर की धारा मुख्य धारा का कितना भाग है, एनवा भाग है। गैल्वेनोमीटर की धारा मुख्य धारा का कौन सा भाग है, एनवा भाग है। तो लिखेंगे यदि को इंग्लिश में बोलते हैं इफ गैल्वेनोमीटर की धारा आई जी बराबर मुख्य धारा कितना है, आई, और आई का कौन सा भाग, क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पे कुल धारा आएगी आई। अब आई का मान लो पांचवा भाग छठवां भाग इसमें चला गया, बाकी किस में चला गया, इसमें चला गया। तो आई जी की जगह कितना आएगा, आई अपॉन एन, क्या आएगा, आई अपॉन, चलो सॉल्व कर दो। तो आई की जगह यहाँ पे आई आएगा, एन ऊपर पलटी मार के कहाँ जाएगा, नहीं आएगा, आई जी की जगह आई अपॉन एन, और यहाँ पे आएगा जी अपॉन एस। तो बेटा इसको मैं बगरा करके लिख दूँ तो जी अपॉन एस प्लस 1 हो जाएगा। जी के नीचे भी एस और एस के नीचे एस कितना हो गया 1, आई से आई कैंसिल, एन बराबर जी अपॉन कितना प्लस कितना एन माइनस 1 बराबर बोलो जी अपॉन कितना। तो भैया शंट रेजिस्टेंस बराबर जी अपॉन कितना, छाप लो भाई साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जी अपॉन एन माइनस 1 शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब देखो जो शीट है उसमें देखो ये कराया कि नहीं कराया, देखो लास्ट में जी अपॉन एन माइनस 1, कराया ना, है ना। हाँ, हम एक दो क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ते हैं पकड़ने के लिए आप लोग को, कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, चलो जी फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलो भाई साहब। देखो अब क्या बच गया। हाँ नोट करो बड़े आराम से, बढ़िया से नोट करो बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चंस पे। चल कुंडल धारामापी का एमीटर वोल्टमीटर में परिवर्तन करा दिया, करा दिया है ना बेटा। अगला बायोट सेवर्ट लॉ के नियम से धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कराई ना। हाँ, मगर सिलेबस से ही हट गई, इतनी मेहनत करी और सिलेबस से ये हट गया। खैर कोई बात नहीं, अपन को अपने साथ इसका आइडिया रखना है, ये बहुत काम में आएगा। सिलेबस को गोली मारो, अपन तो पढ़ेंगे हाई लेवल पे। हाँ बेटा, हाँ इसको स्किप माना जाएगा, मतलब उसकी बोनस मार्किंग होगी बेटा। वैसे ऐसा ईश्वर की दया से गांजा वगैरह खा के नहीं बनाएंगे पेपर, है ना। हाँ वही जो भी है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, चलो 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 चलो, ऐसा होता नहीं है मतलब कहने का, ठीक है ना। अरे हाँ भाई बोल दिया ना, यदि ऐसा, ये तो त्रुटि है ना बेटा, वैसे तो पूछने वाली बात ही नहीं यार। आप बस थोड़ा ना सफ़र करोगे, सब सफ़र करेंगे यदि ऐसा होता है तो ऐसे ही कहीं पर यदि मिस्टेक हो जाती है तो उसमें स्वयं संज्ञान लेते हुए विभाग आपको फिर नंबर उसको वापस करता है। और ऐसा ही नहीं हर जगह होता है ये, मैं ही आपका टेस्ट लूँगा, मैं अगले चैप्टर का क्वेश्चन डाल दूँगा तो आप बोलोगे ये पढ़ाया नहीं क्यों दे दिया, फिर उसकी या तो बोनस मार्किंग करो या उसकी जगह दूसरे प्रश्न दो, तो सवाल ही नहीं उठता है। चलिए आगे आते हैं। साइक्लोट्रॉन करा दिया, साइक्लोट्रॉन की ऊर्जा करा दी, त्रिज्या करा दी, टाइम पीरियड करा दिया, आवर्तकाल हो गया, सब कुछ हो गया है ना। हाँ भाई साहब, सैद्धांतिक चित्र में तो आप लोग राजा हो चुके हो, हाँ या ना। सैद्धांतिक चित्र भी आपसे बनता है, कैसे चलता है खुद पूछ लो, आप लोग बता दोगे बड़े अच्छे से। अगला, एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग करके धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब बच्चे हैं अपने पास में न्यूमेरिकल, क्या बच्चे हैं, न्यूमेरिकल। चलो सटासट शुरू हो जाओ, न्यूमेरिकल शुरू हो जाओ, पूरे न्यूमेरिकल करने अपन को। चौथा नहीं बन रहा, तुम करके आए हो मतलब, है ना। चलो वेरी गुड बेटा। क्या कह रहा है, एक साइक्लोट्रॉन 2 लीटर की आवृत्ति इतनी है, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ। अरे भैया मैंने तुमको पढ़ाया था आवर्तकाल, क्या पढ़ाया था,
आवर्तकाल का फॉर्मूला मुझे याद है, आवर्तकाल होता है टी इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm 2πm अपॉन क्यू बी, देखते हैं ज़रा। हाँ 2πm अपॉन क्यू बी, 2πm अपॉन कितना क्यू बी, सही बात है, बिल्कुल सही है, 2πm अपॉन क्यू बी अपॉन 2πm नहीं होगा, क्या होगा 2πm अपॉन, याद कैसे रहेगा, जो जितना भारी होगा उसको जाने में समय भी उतना ज़्यादा, तो लो याद हो गया। कन्फ्यूज़न इसी में होता है, क्यू बी अपॉन 2πm और 2πm अपॉन क्यू बी। चलो ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा आवृत्ति की बात कर दी, पलट दो तो 1/t क्या हो जाएगा, आवृत्ति न्यू, क्या बोलते हैं, आपको न्यू अच्छा नहीं लगता, एफ बोल दो, जो बोलना हो बोल दो, बोलो क्या हो गया, क्यू बी अपॉन कितना 2πm, ये हो गया। आवृत्ति दे रखी है, आवृत्ति कितनी 10 हर्ट्ज, कितनी दे रखी है 10 हर्ट्ज दे रखी है। भाई प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ चुंबकीय क्षेत्र लापता है इस क्वेश्चन में, हाँ या ना, चुंबकीय क्षेत्र कोई पता करना है कि नहीं करना, हाँ भैया 2 की जगह 2, पाई की जगह बोलो 3 पॉइंट, और प्रोटॉन का मास आपको याद करना पड़ेगा, केमिस्ट्री तो इतनी सब लोग पढ़ करके रखे हो, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 × 10⁻27 कीजिए, बोलो हाँ या ना। दाएं बाएं करके बी की वैल्यू निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, बस निकाल लेना, बी का मान लिख लो 6.6 × 10⁻⁷ क्या होती है बी की यूनिट, टेस्ला, क्या होती है, छाप लो। सारे बाकी बन गए न्यूमेरिकल, अच्छा बाकी थोड़े से, चलो करो। और किसी का न्यूमेरिकल में डाउट है क्या, कल बताओगे, नहीं कल नहीं बताना, आज ही बताना है, तो करो, यहीं करो, डोंट वरी, मैं करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से बस अब न्यूमेरिकल करने के बाद अपनी दिग्दर्शिका पूरी रूप से ख़त्म होती है, और इसके बचेंगे आपके MCQs यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने हैं, तो जो बचेंगे वो तो घर में आज करना है। कल का कार्यक्रम क्या रहेगा, परीक्षा अध्ययन, क्या रहेगी कल, तो कल अपन को परीक्षा अध्ययन करके लेके आना है पूरा, ठीक है ना, कल आप पूरी परीक्षा अध्ययन लगा के लेके आएंगे, है ना, समझ गए ना। और बहुत अच्छा मौका है, अपन ने आज कुछ विशेष पढ़ा नहीं है, तो आज क्या करना चाहिए आपको, सारे डेरिवेशन एक बार कॉपी में लिख लेना चाहिए, जिस दिन वर्क ना मिले कोई नया, उस दिन पुराना वर्क ही रिपीट करना चाहिए, तो वो वर्क आप रिपीट करिएगा, आपके बेस बनेगा। चलिए करिए न्यूमेरिकल, अभी क्लास चलेगी, न्यूमेरिकल करिए पूरे।